Hello students, welcome to competency class. Today we will continue our previous chapter financial statement of companies. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टॉपिक कवर किया था, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. आज की क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में तैयार की जाती है, उसी तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी वर्टिकल फॉर्म में तैयार किया जाता है. लेकिन इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलने की बजाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है. तो इसको कैसे बनाया जाता है, सेम जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस जो करंट ईयर की फिगर्स हैं पहले दिखाई जाती हैं एंड आफ्टर देन प्रीवियस ईयर की फिगर्स दिखाई जाती हैं. मतलब बैलेंस शीट के अंदर भी हम 2 ईयर्स की फिगर्स शो करते थे, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी हम 2 ईयर्स की फिगर्स शो करते हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. लेकिन पहले करंट ईयर की फिगर्स दिखाई जाती हैं, फिर प्रीवियस ईयर की फिगर्स दिखाई जाती हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले जो आइटम शो की जाती है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आरएफओ. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज़ का आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है वहाँ से जो आपको रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है. मतलब अगर बिजनेस है तो सेल हम काउंट करके चलते हैं, अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल इनकम जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो हम इसके अंदर दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर. मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी आपको ग्रॉस रिसीट रिसीव होती है या सेल रिसीव होती है वो सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चले जाती है. अगर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो सेल या प्रोफेशनल इनकम है वो इसके अंदर शो की जाती है. और जो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है वो हो जाती है इंटरेस्ट रिसीव्ड. जो उसका इंटरेस्ट है वो उसकी मेन इनकम बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक नॉर्मल बिजनेस है, तो उसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है सेल, और जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो उसकी अदर इनकम है, वो अदर इनकम में दिखाया जाता है. लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो होती है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड उसके लिए मेन इनकम बन जाती है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाता है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द सेंस जिस चीज़ में आप ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है वहाँ से जो आपको ग्रॉस रिसीट रिसीव हुई हैं वो सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है. आफ्टर देन हम लेते हैं अदर इनकम. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम ये आपके पास आ जाती है टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम बोल देते हैं हम इसको. तो ये हमारी क्रेडिट साइड होगी. पहले हम जैसे P&L अकाउंट बनाते थे डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो यहाँ हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाना है. तो जो क्रेडिट साइड की सब चीज़ें हैं वो सब इन दोनों के अंदर चली जाती हैं. मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम. अब अदर इनकम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को छोड़ के जितनी भी इनकम रिसीव होती है वो अदर इनकम का पार्ट है. जैसे रेंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सब अदर इनकम का पार्ट बन जाती हैं. तो इसकी डिटेल बुक के अंदर अच्छे से दी हुई है, वहाँ से मैं डिटेल नोट करके फॉर्मेट ये अपनी नोटबुक पे बनाना भी है. पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम ये आपके पास आ जाती है टोटल रेवेन्यू. इसके अंदर से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं. अब पहले तो हम सारे एक्सपेंसेस नॉर्मल लिख देते थे, कोई भी एक्सपेंसेस आता था तो उसका नेम लिख देते थे. लेकिन अब हमारे पास एक्सपेंसेस उस तरीके से नहीं लिखने हैं. अब हमारे पास पर्टिकुलर हेड है, हेड वाइज हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं. अगर आपको डिटेल लिखनी है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बना के डिटेल लिखेंगे. लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने तैयार की है उसके अंदर आप एक्सपेंसिस डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हेड वाइज लिखेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो जो सबसे पहले एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो रिलेटेड है रॉ मटेरियल से. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये आपके पास आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो इसको डायरेक्ट जो है वो आपने ये सब चीज़ें यहाँ नहीं शो करनी. इसको वर्किंग नोट में इस तरीके से दिखा के जो टोटल आएगा वो आप यहाँ पे शो कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम. आफ्टर देन परचेज ऑफ स्टॉक. अब यहाँ पे भी परचेज आ गया था स्टॉक का. यहाँ परचेज किसका आया स्टॉक का, ये फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, मतलब फिनिश गुड्स की जो परचेज की है. एंड थर्ड पॉइंट आता है चेंज इन इन्वेंट्री. तो फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज एंड चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन इन्वेंट्री इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. किसका चेंज इन इन्वेंट्री जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का तो हम पहले ले ही चुके हैं. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स
एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो इसके अंदर शो किया जाएगा। तो ये तीन आइटम हो गए हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना था यहाँ पे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करना था, तो उसी के अंदर ही हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें दिखा देंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आफ्टर देन परचेज ऑफ स्टॉक, एंड थर्ड पॉइंट आता है चेंज इन इन्वेंट्री। फोर्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपने जो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, वेजेस पे की है, ग्रेचुटी पे की है, कोई एनकैशमेंट ऑफ लीव है, मतलब जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, बोनस पे की है, वो सब आप एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में शो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स को आपने जो लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो आपने अमाउंट पे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट पे करना है लॉन्ग टर्म लोन्स पे, जैसे डिवेंचर्स पे, पब्लिक डिपॉजिट से, बैंक लोन पे, तो ये सब आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, वो सब आप दिखाएंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, मतलब आपने जो फाइनेंस इकट्ठा किया उसको इकट्ठे करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो आप फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो सब यहाँ शो की जाएगी, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो आप इनटेंजिबल एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ की, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ किए, वो सब यहाँ शो किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके बाद वो हम शो कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है उसके अंदर मेन ये 6 हेड बनाए जाते हैं: कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस बचते हैं वो सब चले जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस से रिलेटेड वो सब अदर एक्सपेंसेस के पार्ट बन जाएंगे। तो मतलब आप यहाँ पे रेंट पेड नहीं लिख सकते। अगर आपको रेंट दिखाना है तो नोट्स अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा और अदर एक्सपेंसेस का टोटल आप यहाँ पे शो करेंगे। तो आप रेंट पेड, वेजीज हैं, और अगर आपने सैलरी पे की है, बैड डेट्स हैं, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया लॉन्ग टर्म लोन पे, शॉर्ट टर्म लोन्स पे, तो ये आइटम्स आप यहाँ शो नहीं कर सकते, आपको उनके हेड वाइज उन्हीं हेड में ही शो करना पड़ेगा। तो ये आपके पास टोटल आ जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। इन सभी एक्सपेंसेस को टोटल करके टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास बन जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ए, अदर इनकम बी, और टोटल रेवेन्यू सी कैसे आया, ए प्लस बी, और टोटल एक्सपेंसिस डी, तो ये डी हो गया। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है डी कैसे आएगा, सी माइनस डी, तो ये आपके पास आ जाएगा ई हम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आया, सी माइनस डी, सी था टोटल रेवेन्यू, डी था हमारे पास टोटल एक्सपेंसिस। और उसके बाद इनकम टैक्स ये एफ बन जाएगा, और जो अगला पार्ट आएगा ई माइनस एफ, ये हमारे पास आ जाएगा जी। अगर इसको इस तरीके से समझना चाहें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपने जो टैक्स लगाना है वो इसी प्रॉफिट पे लगाना है, इस प्रॉफिट में से इनकम टैक्स माइनस करके आपके पास नेट बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा फॉर्मेट था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना है, और इसके अंदर जो एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल है वो अपनी बुक में से नोट करके उसको अच्छे से लर्न भी करना है कि कौन सी आइटम, जो कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन से हेड के अंदर दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेंट है तो रेंट कौन से हेड और सब हेड में दिखाया जाता है, तो वो आपको हेड सब हेड याद करने हैं। जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था बैलेंस शीट, वहाँ हमने बैलेंस शीट के हेड सब हेड लर्न किए थे। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सम्स बनते हैं उनके हेड एंड सब हेड लर्न करने हैं। तो उनके जितने भी सम्स बनते हैं अपनी नोटबुक्स पे आपने उसको नोट करना चाहें नोट कर भी सकते हैं। अगर आपको नोट नहीं करना तो आप इसके जब हेड एंड सब हेड की डिटेल लिखेंगे वहीं से आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। नोटबुक पे सम करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो आप उन सम्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि वो हेड एंड सब हेड की आइटम्स ही हैं, वो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, हेड एंड सब हेड। तो हेड एंड सब हेड को छोड़ के जितने भी सम्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है। इस फॉर्मेट को अच्छे से बनाना है, प्लस इसके हेड सब हेड अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।